हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है, इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका भड़ोच तथा ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, जल के स्रोत कौन कौन से हैं लिखिए। तो वर्षा हो जाती है, यानी वर्षा का जो जल हो जाता है वो जल के ही तो स्रोत होते हैं ना। भूतल हो जाता है, प्रवाह हो जाती है, झीलें, जलप्रपात, शिव समुद्रम इत्यादि जल के स्रोत हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, जलप्रपात क्या है स्पष्ट कीजिए। अब जलप्रपात को समझ लेते हैं। जलप्रपात ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों से बह निकलने वाली जलधारा को जलप्रपात कहा जाता है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमिगत जल का क्या महत्व है। भूमिगत जल का महत्व, भूमिगत जल अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है ना, जो भूमि के अंदर है यानी ग्राउंड वाटर है। या भूगर्भित जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को कहते हैं। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। अब देख लेते हैं छत्रक। छत्रक क्या है, छत्रक पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जिसे छत्रक शिला कहते हैं। क्वेश्चन है, बालुका स्तूप का निर्माण कैसे होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। ये मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। इनका आकार गोल, नवचंद्राकार और अनुवृत्ताकार होता है। नवचंद्राकार या चापाकार बालुका स्तूप को बरखान भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वायु क्या है। वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है। वायु पंच महाभूतों में एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैस जैसे जारक, प्रांगार, द्विजारी, नाइट्रोजन, उदयन इत्यादि। वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश में हुआ था। अब इसमें देखिए, कहीं कहीं पर आपको 345 भी मिल सकता है। जैसे अति लघु में आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 345 भी माना गया, 350 भी और 340 भी। कहीं कहीं पर ये डेट्स चेंज हैं। लेकिन अगर आपकी जैसे बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कहीं पे 45 है यानी 345 ईसा पूर्व है तो आप उस पर टिक करेंगे। अगर 345 नहीं है, 350 है तो आप इस पर टिक करेंगे यानी 350 पर टिक करेंगे। और 350 भी नहीं है, 340 है तो आप इस पर टिक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अति लघु उत्तरीय में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 345 ईसा पूर्व भी है, कहीं कहीं पर 350 और 340 है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहां से कहां तक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या था। तो चंद्रगुप्त है यानी कि क्या स्रोत है, तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ हो जाती है। अब यहां पे समझ लेते हैं क्या है कि इनके बारे में अगर जानना है तो कहां से, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका ग्रंथ से आप जान सकते हैं, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया। तो चंद्रगुप्त ने 316 ईस्वी पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा। तो यहां पे समझ लेते हैं, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठे, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो 350 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो पाटलिपुत्र, ये हो जाता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सदस्यों की संख्या
20 हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महापात्र और जनपदों के न्यायाधीश को राजू कहते हैं, है ना। यहां पे ये आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अग्रम कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था? शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ कहते थे, ठीक है ना। तो यहां पे और अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है जिसे तीर्थ कहा जाता है। तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो महापात्र कहा गया है। बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता है? तो अमित्र यानी शत्रुओं का संहारक, यानी बिंदुसार को क्या कहा गया? तो अमित्र, शत्रुओं का संहारक इसका मतलब हो जाता है। क्वेश्चन हो जाता है अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है? तो अशोक का धम्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। मौर्य काल में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो मौर्य काल में समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो तक्षशिला हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो तक्षशिला यहां पे हो जाता है। और यहां पे है मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी ना था। और भी कारण थे, यानी मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण अशोक का बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा के रास्ते पर चलना था। क्योंकि भाई राजा के लिए ये चीज तो थोड़ी सी, क्योंकि पहले आपने जैसे जंग किए, आपने जैसे कि आपने बहुत सी जगहों को जीता और उसके बाद अब आपने एकदम से छोड़ दिया, तो क्या है जो साम्राज्य है उसका विस्तार तो बहुत बड़ी बात है। अगर साम्राज्य टिका रह जाए तब भी मान लीजिए बहुत बड़ी बात है ना। तो इसीलिए ऐसा हो गया, अहिंसा के रास्ते पर चलना था। अशोक के अहिंसक रास्ते पर चले जाने के बाद उनके बहुत से राज्यों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिया। भाई जब हमको देश पर आक्रमण करना है तो जाहिर सी बात है आक्रमण कैसे करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब बहुत ज्यादा रक्त बह गया था, आप लोग इससे बहुत ज्यादा परिचित हैं और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो, वहां पे आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में बारीकी से पता चल जाएगा कि किस तरह से क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और इन्होंने क्या कहा कि हम कभी भी अब हम जैसे कि हम वो नहीं करेंगे, यानी जंग नहीं करेंगे, है ना। और क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ मनुष्य मरता ही है ना। क्योंकि भाई आप जीते या हारे, लेकिन दोनों पक्ष की तरफ से क्या होता है कि जब भी जान जाती है तो दोनों पक्षों की जान जाती है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा इन्होंने देखा इस सब चीजों को, तो इनको वो चीज अच्छी नहीं लगी और इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यही इनकी जो है सबसे बड़ी क्या हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन है मौर्य के पतन का मुख्य कारण यही हो जाता है। और अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी भी नहीं रहा, तो इस तरह से आपका हो जाता है। मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी? तो जन्म मरण का हिसाब रखना हो जाता है। सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। यहां पे क्या पूछ रहे हैं कि सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। महाकवि हरिशेन कौन था? महाकवि हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है ना। यानी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, किसको? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। इस तरह से आपको हो जाता है। अब गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट और वराहमिहिर। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो साहित्यकार हो जाते हैं कालिदास और विष्णु शर्मा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताएं। तो यहां पे समझ लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो शल्यक कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? तो कुमारगुप्त, यहां पे आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है चीनी यात्री फाह्यान किसके शासन काल में भारत भ्रमण पर आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। चीनी यात्री फाह्यान का वास्तविक नाम क्या था? तो चीनी यात्री फाह्यान का वास्तविक नाम कुंग, ठीक है ना। फाह्यान का फाशियान जन्म, इनको फाह्यान या फाशियान भी कह सकते, ठीक है ना। जन्म 337 ईस्वी और मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु 422 ईस्वी अनुमानित है, ठीक है ना। यानी अनुमानित यानी अनुमान से है ना। फाह्यान का क्या अर्थ है? तो फाह्यान का अर्थ है धर्म गुरु या धर्म रक्षक। गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, जबकि कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। कौन? तो कुमारगुप्त तृतीय।
उसके बाद हो जाता है हूण आक्रमणकारी कौन थे। हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था, तो हर्षवर्धन। उसके बाद क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो भुक्ति कहा जाता था। ठीक है ना। हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो भुक्ति। और हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम बताएं। इसमें बाणभट्ट हो जाते हैं और दिवाकर। प्राचीन ग्रंथ राज तरंगड़ी में कितने राजपूत कुलों का लेख है, तो राजतरंगड़ी में 36 राजपूत कुलों का लेख है। इस तरह से आपका हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था, तो चंदेलों की राजधानी का नाम खजुराहो था। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो ये हो जाता है आपका कनकपाल। यहां पे क्या हो जाता है, कनकपाल। गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था, तो गोविंद चंद्र, जो 1114 से 1115 ईस्वी। जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था, तो चंदावर के युद्ध में। किससे, तो मोहम्मद गोरी और इनके बीच में हुआ था युद्ध, है ना। अवंत सुंदरी कौन थी, अवंत सुंदरी एक विदुषी महिला थी। चेंदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहां थी, इसकी राजधानी अहिल्यवाड़ा में थी। ठीक है ना। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था। चहमाल वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय 1169 से यानी 79 से 1193, 79 यानी 79, है ना। पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था, तो धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। ये हो जाता है। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था, जो कर दिया जाता था ना वही स्रोत था। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि हो जाता है। राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे, तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म हो जाते हैं, यानी राजपूत काल में ब्राह्मण और जैन धर्म प्रचलित थे। राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियां कौन कौन सी थी, नाम उल्लेख कीजिए। नागर, द्रविड़ और बेसर हो जाते हैं। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी, तो 3 शाखाएं। कल्याणी के चालुक, वातापी के चालुक और वेंगी के चालुक, ये हो जाते हैं। कविराज मार्ग तथा रत्न मालिका किसके द्वारा लिखित कृति है, तो इसको समझ लेते हैं। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम तथा रत्न मालिका किसके द्वारा, तो कालिदास द्वारा लिखित है ना। ये कृति हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, तो एहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था, तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। राष्ट्रकुल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारवर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष आदि हो जाते हैं। चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। यहां पे हो जाते हैं चोल वंश के प्रमुख शासक आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कोलोत्तुंग आदि ये हो जाते। पल्लवकालीन मत्स्य विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है, महेंद्र वर्मन। वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था, वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक पुलकेशिन, यहां पे पुलकेशिन हो जाता है। ठीक है ना, पुलकेशिन, पुलकेशिन। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो पुलकेशिन प्रथम 543, कब, तो 543 में। पल्लव वंश की राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम आप कह सकते हैं। और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कब और कहां हुआ था, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। गजनवी वंश को और किस नाम से जाना जाता था, तो यामनी वंश हो जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं, तो 5 बताए गए हैं। कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज, ये हो जाते हैं। ठीक है ना। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है, तो मोहम्मद बिन कासिम हो जाते हैं। सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था, तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लाख बख्श लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसने दी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210।
लाख बख्श लाखों का दान करने वाले की उपाधि तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसमें हो जाते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 और मोहम्मद गौरी के आदेश पर। इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन है चालीसा क्या है, तो 40 तुर्की सरदारों का गुट, ये हो जाता है। क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया, तो इल्तुतमिश। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्ताना, ये किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की। और इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश का शासक कब से कब तक रहा, तो 1290 से 1220 ईस्वी तक रहा। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन खुसरो खिलजी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था, तो इसमें हो जाता है 1333 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खां ने की थी। गुलरुखी उपनाम किस शासक का है, तो सिकंदर लोदी। इसमें हो जाते हैं। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था, तो धर्म प्रधान राज्य। नूह सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो ने। राजतरंगड़ी के रचनाकार कौन है, तो कल्लड़ हो जाते हैं। उसके बाद है सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे, तो 4 खस्त जाजिया सकात व खराज हो जाते हैं। सल्तनत काल 1206 से 1526 के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 5 राजवंशों ने। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंगेज खान ने 1206। कब, तो 1206 पहला शासक था ये, ठीक है ना। चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया, उत्तरी चीन के भूभाग को। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है तैमूर का जन्म कब और कहां हुआ था, तो तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के कैस नामक स्थान पर हुआ था। दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया, तो 1398 में। सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला, तो 320 वर्षों तक चला। सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था, साम्राज्य की विशालता। सूफी क्या है, अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया। सूफी संप्रदाय क्या है, इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है, मुस्लिम संप्रदाय। सूफी संतों का जीवन कैसा था, सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का प्रत्याग किया। भक्ति संतों का मूल आधार क्या था, ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानुज निम्बार्क हो जाते हैं। बहमनी राज की स्थापना कब हुई, तो 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। अब यहाँ पे पहले हम ये भक्ति आंदोलन की जो ये प्रमुख संत है इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें रविदास भी हो जाते हैं, रामदेव जी भी हो जाते हैं और कबीरदास भी हो जाते हैं। इस तरह जरूरी नहीं कि आप यही दो लिखे, जो आपकी समझ में आए आप लिख सकते हैं। बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज किया, तो 14। और बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण हेतु आया, तो एथनेसियम निकितिन ये आए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन हो जाता है बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ, तो इसमें 5 यानी बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ये हो जाते हैं। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी, गुलबर्गा हो जाता है, यानी बहमनी राज्य की जो राजधानी है वो गुलबर्गा है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था, विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था, तो 6 प्रांतों में विभाजित था। समुद्रगुप्त, यहाँ पे चंद्रगुप्त है, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। धनवंतरी हो जाते हैं अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट और कालिदास। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम ये हो जाते हैं। चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है, तो चंद्रमा अपने अक्ष के परितल लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। चंद्रवर्ष क्या है, कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। चंद्र दिवस किसे कहते हैं, 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा का सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है, तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है ना। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है चंद्रमा, तो पृथ्वी का एक उपग्रह हो जाता है।
आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उसे छाया बनती है, जिसे ग्रहण कहते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो क्या होता है जब चंद्र ग्रहण होता है? तो देखिए इस तरह से समझ लेते हैं कि ये सूर्य अपनी ही जगह पे रहता है ना, सूर्य अपनी ही जगह पे रहता है, लेकिन जब बीच में आ जाता है, मान लीजिए पृथ्वी के बीच में पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया? तो चंद्रमा आ गया। जब चंद्रमा आ गया तो क्या हो गया? तो ये सूर्य ग्रहण हो गया। और अगर पृथ्वी बीच में आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है, यानी इसकी छाया नहीं पड़ रही है ना, तो इस तरह से हो जाता है। अब यहां पे समझ लेते हैं, क्वेश्चन आपका है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो हमने बताया था आपको एक ट्रिक की चप्पू है ना और आंसू, इस तरह से बताया था। तो जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के में अवस्थित होती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण होता है ना। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी में सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है। कब होता है? अब देखिए सूर्य ग्रहण, वही चीज अभी बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी में सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है। अभी देखिए ये सूर्य जो है वो अपनी ही जगह पे रहता है, ये नहीं कहीं पे जाता है, ठीक है। और यहां पे क्या है? जब पृथ्वी में सूर्य के मध्य में चंद्रमा, अब मध्य में चंद्रमा आ गया है ना, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, तो ये क्या हो गया? ये सूर्य ग्रहण हो गया। डायमंड रिंग क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, तो इसे डायमंड रिंग कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण को समझाएं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो यह स्थिति पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है, और यदि चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ढक लेता है तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। स्थल मंडल क्या है? स्थल तो आप समझते हैं, जहां पे आप रहते हैं, पृथ्वी, यही तो स्थल मंडल है। और जहां पे जल नहीं है तो वो स्थल है ना। पृथ्वी का धरातलीय भाग, यानी पृथ्वी का जो धरातलीय भाग, वही कि जहां पे रहते हैं वहां पे जल नहीं है, वहां वही आपका क्या हो जाता है? तो स्थल मंडल हो जाता है। पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनता है। वायुमंडल क्या है? समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और ज्योमंडल, ये हो जाते हैं। ज्योमंडल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, ज्योमंडल कहलाता है। 7 महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये हो जाते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को, क्योंकि यहां पे जल की मात्रा सबसे ज्यादा है। अगर बात की जाए तो 70 से 75 तक जल है और 25, लगभग 25 आपका स्थल है ना। भूप्रपटी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। मैंटिल क्या है? भूप्रपटी के नीचे अवस्थित परत, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मैंटिल कहलाती है। कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखो। यह पृथ्वी के सबसे भीतरी परत है, जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के 2 भाग है, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। शेल क्या है? वे सभी पदार्थ जिनसे भूप्रपटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, शेल कहलाते हैं। उसके बाद है चट्टानों के कितने भेद हैं? तो अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। अम्लीय अग्नेय चट्टान और क्षारीय अग्नेय चट्टान, ये हो जाती हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो अवसादी चट्टान वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताओ। बलुआ पत्थर या खड़िया, ये हो जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूप्रपटी, मेंटिल तथा कोर से होती है। मैग्मा क्या है? मैग्मा धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार या आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा क्या चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि उपयोगिता बताइए। तो जल हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। खाद्य पदार्थों के संवहन में, जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराने में और शरीर के ताप को नियंत्रण में। मनुष्य के शरीर में भार का 60 से 70% भाग जल होता है। कितना होता है? तो 60 से 70%, ठीक है ना। वसा की उपयोगिता बताइए। वसा को कितने समूहों में बांटा गया है? वसा की उपयोगिता, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
वसा की उपयोगिता को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के समान इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आदि तत्व होते हैं, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा के जारण जलने से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा लगभग 2 गुना ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा हमें जंतुओं यानी घी, मक्खन, चर्बी, तेल तथा वनस्पतियों, सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, नारियल, कपास आदि के बीजों से तेल यानी इनसे क्या होता है, तेल प्राप्त होता है। और जंतुओं से क्या होता है, तो घी, मक्खन, चर्बी और ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यानी जो वसा है वो किससे प्राप्त होता है, तो इन दोनों से। वसा मनुष्य के अलावा अनेक ठंडे स्थानों पर रहने वाले जंतुओं की त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में संचित होती है। यह संचित वसा ऊर्जा बैंक की तरह शरीर के लिए कार्य करती है। रफेज कुछ भोज्य पदार्थ जैसे छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेम, बंद गोभी आदि में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे रफेज कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जैसे बनता है कि रफेज किसे कहते हैं, आपके बहुविकल्पी टाइप में भी ये अति लघुत्तरीय टाइप में, और ये तो आपका लघुत्तरीय टाइप है ये, ठीक है ना। रफेज भोज्य पदार्थ को भोजन नली में आगे खिसकाने में सहायता करता है। इसके कारण भोजन आंतों में नहीं चिपकता। इन रेशों की उपस्थिति से अपचा भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आसानी से शरीर के बाहर निष्कासित होता है। यह कब्ज दूर करता है तथा पाचन के समय उत्पन्न विषैले पदार्थ तथा जल अवशोषित कर लेता है। वसा को 3 समूहों में बांटा गया है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा। यह हो जाता है। पोषित तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कुपोषण। संतुलित भोजन की दृष्टि से आहार में उचित मात्रा व गुणवत्ता वाले भोजन के अभाव में यानी अभाव से उत्पन्न हुई स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कुपोषण से होने वाली बीमारियां क्वाशरकोर और मैरेस्मस हो जाते हैं। क्वाशरकोर ये कैसा होता है, तो क्वाशरकोर बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है। इस रोग के निम्न लक्षण होते हैं: शरीर में सूजन आना, हाथ पैर दुर्बल तथा पेट बाहर निकल आना, बाल भूरे और पतले होकर टूटने लगना। मैरेस्मस रोग पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण न करने तथा मां का दूध न पीने से बच्चों में मैरेस्मस रोग उत्पन्न हो जाता है। ये रोग प्रोटीन की कमी से होता है। लक्षण है क्षीण और सिकुड़ा हुआ शरीर। लौह तत्व आयरन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः हैजा, यक्ष्मा, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड तथा डिप्थीरिया, रोहिणी रोग, कोढ़ तथा टिटनेस आदि। कवक द्वारा उत्पन्न रोग, कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः दांत तथा खुजली है। दांत ट्राइकोफाइटॉन कवक से तथा खुजली एकेरिस इसके बीज नामक कवक से फैलती है। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग चेचक, जुकाम, फ्लू, नेत्र लाल होना, पीलिया आदि हो जाते हैं। शिशुओं के लिए जानलेवा बीमारियां इसको समझ लेते हैं, तो खसरा, गला घोंटू यानी डिप्थीरिया, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, तपेदिक ये सब हो जाते हैं। दूषित यानी भोजन दूषित करने वाले 2 कीट हो जाते हैं, घरेलू मक्खी और मच्छर हो जाते हैं। मलेरिया तथा हैजा फैलाने वाले कीट, मलेरिया मादा एनोफिलीज और हैजा घरेलू मक्खी। प्रदूषित जल को पीने से होने वाली बीमारियां, दूषित जल को पीने से पीलिया, टाइफाइड आदि भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। लक्षण है चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते, आंखें कमजोर हो जाती हैं। उपाय विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन तथा डॉक्टरी सलाह पर बीमारियों से बचाव। खाना खाने से पूर्व हाथों को धोना, खाना खाने से पूर्व हाथों को धोना अवश्य है, क्योंकि इससे हाथों में छिपी गंदगी दूर हो जाती है। हाथों की सफाई ना करने से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। प्रतिदिन की दिनचर्या में अच्छी आदतों का होना, प्रतिदिन की दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों का होना बहुत आवश्यक है। नियमित व्यायाम जैसे टहलना, तैरना, योगाभ्यास अथवा कसरत शरीर को चुस्त एवं फुर्तीला रखने के लिए। संतुलित एवं उचित मात्रा में आहार, स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण, विश्राम, आयु एवं कार्य के अनुसार आलस दूर करने के लिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। टिप्पणी लिखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेने चाहिए। तो संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकताओं सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है: ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माण तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, संतुलित आहार कहलाता है।
व्यक्ति जो भी आहार लेता है वो पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में है पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वो आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी व थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माण व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर हष्ट-पुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि की गति कम हो जाएगी तथा शरीर के रोगों का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्वों का अभाव है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन हो जाता है कोशिका क्या है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। कोशिका, इसको समझ लेते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका यानी सेल कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है बल्कि ये शरीर को जीवित इकाई यानी ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं तथा जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां हैं। शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे एक भवन निर्माण में ईंटों को आपस में जोड़ने हेतु सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कोशिकाएं शरीर में कोलेजन नामक तत्व से जुड़ी रहती हैं। किससे जुड़ी रहती हैं? तो कोलेजन नामक तत्व से। यद्यपि ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, फिर भी शरीर में पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका का एक अलग अस्तित्व होता है। प्रत्येक कोशिका एक पहली झिल्ली से ढकी रहती है और दूसरी कोशिका से अलग रहती है। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जीव द्रव्य इसमें पाया जाता है किसमें? तो जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें आपका हो जाता है जंतु कोशिका में, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। और जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित होते हैं और पादप कोशिका में क्या होता है? तारकाय अनुपस्थित होते हैं। और जंतु कोशिका में रितिका छोटी होती है और पादप कोशिका में रितिका बड़ी होती है। उसके बाद आकार की बात करें तो जंतु कोशिका आकार वृत्ताकार होता है और पादप कोशिका में आकार आयताकार होता है। यानी जो जंतु कोशिका है उसका आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार, और पादप कोशिका का तो आयताकार होता है। क्वेश्चन हो जाता है उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्सर्जन भोजन के अंत ग्रहण तथा पाचन के बाद शरीर उपयोगी पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचाता है। अपाचित तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। गैस, तरल तथा ठोस पदार्थों का उत्सर्जित होना आवश्यक है और इसमें से प्रत्येक के उत्सर्जन की क्रिया भिन्न भिन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ है जिसे सांस द्वारा बाहर निकाला जाता है। श्वसन के समय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में स्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर या पानी में घुलकर स्थानांतरित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन फेफड़ों की सतह से होता है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर शॉर्ट में समझा जाए तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, है ना, और पानी को पीते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन होता है ना। तो जैसे पसीना है तो हमारा क्या निकलता है? वो जो है अपशिष्ट है, इसलिए वो निकल जाता है ना, रोम छिद्रों से वो निकल जाता है, तो यही उत्सर्जन कहलाता है। आप इस तरह से चित्र को अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपके आते हैं और आपको पता है साइंस में चित्रों का बड़ा ही महत्व है। आप इस तरह चित्र वाइज जब चीजों को आप करेंगे यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। और इसका नामकरण भी करना रहेगा। देखिए ये क्या हो जाता है? एड्रिनल ग्रंथि, कॉर्टेक्स, मेडुला, धमनी, और ये श्रेणी हो जाती है, ये शिरा हो जाता है, निम्न महाशिरा हो जाता है यहां से देखिए। और ये क्या है? वृक्क है। उसके बाद पृष्ठ महाधमनी हो जाती है, मूत्रवाहिनी हो जाती है और ब्लेडर हो जाता है। इस तरह से आप 2 से 3 बार 4 बार आप बनाएंगे और आराम से बना पाएंगे इसको, क्योंकि तैयारी तो करनी ही रहती है और बार बार रिवीजन भी करना रहता है, तभी चीजें समझ में आ पाती हैं। ठोस अपशिष्ट मुख्यतः भोजन का अपचित भाग जैसे सब्जियों के रेशे होते हैं। स्मरण करें कि मुंह में भोजन का पाचन आरंभ होता है तथा अमाशय में समाप्त होता है। पाचित भोजन पेट की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अपाचित पदार्थ बड़ी आंत में आ जाता है और गुदा के रास्ते शरीर से निष्कासित हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुंह से लेकर गुदा तक एक ही रास्ता होता है। अपशिष्ट तरल पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक जटिल क्रियाविधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि रुधिर में पोषक तत्व तथा अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही होते हैं, इसलिए इनके छानने तथा अलग करने की विशेष विधि होती है। इस क्रिया से उपयोगी पदार्थ शरीर में ही रह जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित हो जाते हैं। ये क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों द्वारा संपन्न होती है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। यदि इनमें से एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो दूसरा वृक्क अकेले ही पूरा कार्य करता है। सौरमंडल
सौर परिवार क्या है? सौर परिवार तो सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह हैं जिनमें नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग द्वारा चक्कर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लें, इसको आप ट्रिक से कैसे याद करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, तो सबसे पहले आप बुध से स्टार्ट करें। किससे स्टार्ट करें? तो बुध से आप स्टार्ट करें, क्योंकि जो दिनों के नाम होते हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, है ना, सोम, मंगल, तो आप बुध से स्टार्ट करें। उसके बाद एक पद रिक्त रखें। बुध के बाद शुक्र, ठीक है, एक पद आपका रिक्त है। बुध, शुक्र, फिर एक पद आप रिक्त रखें। फिर आपका जो जैसे रविवार होता है ना, रविवार को क्या होता है, यानी कि छुट्टी होती है, यानी पृथ्वी पर छुट्टी होती है, इसको आप पृथ्वी मान लें। फिर उसके बाद एक पद रिक्त रखें। फिर उसके बाद आप मंगल, ठीक है, मंगल। और अभी आपने कहां से स्टार्ट किया था? तो बुध से स्टार्ट किया था। अब मंगल से आप एक पद रिक्त रखेंगे, यानी बुध हो जाता है। और बुध के बाद क्या आता है? तो बुध के बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति आता है ना, तो बृहस्पतिवार हो जाता है, तो बृहस्पति हो गया। उसके बाद शुक्र आप खाली रखेंगे, कि बृहस्पति के बाद शुक्र आप गैप रखेंगे ना, फिर शनि हो जाता है। इस तरह से यहां पे शनि हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए स्वर और व्यंजन पे आ जाएं आप। अरुण, अरुण किससे? तो स्वर से स्टार्ट है ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी है, स्वर हो जाते हैं। तो अरुण आप स्वर, अरुण स्वर पहले रखेंगे क्योंकि स्वर पहले आते हैं और व्यंजन बाद में आते हैं, यानी वा तो क्या है, व्यंजन ही तो है, तो वरुण। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सीरियल वाइज ही लिखना रहता है। अब यहां पे देख लेते हैं, इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को ग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य और सौर परिवार का जन्मदाता है। उपग्रह को समझाएं। ये छोटा खगोल पिंड है जो अपने ग्रह का परिभ्रमण करता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। मंगल के 2, बृहस्पति के 64, शनि के 61, अरुण के 27 और वरुण के 13 उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब अंतर ग्रह से क्या अभिप्राय है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य लंबे भाग में 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड हैं। इन्हें अवांतर ग्रह कहते हैं। वर्ष 1801 में एक बहुत छोटा ग्रह दिखाई पड़ता है जिसका नाम सिरिस रखा गया है। पलास, जूनो, वेस्टा आदि अनेक अवांतरण ग्रहों के ही नाम है। आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिनमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब दिखाई पड़ता है। भारत में आकाशगंगा, यूरोप में मिल्की वे और यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा में सूर्य के बड़े 68% तारे इसी प्रकार के हैं। पृथ्वी ग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित ग्रह है। यहाँ मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहां जीवन है। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। या सूर्य की प्रदक्षिणा 365 दिन में पूरी करता है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, उल्का और उल्काश्म क्या है? अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आग गिरते हैं। इन्हें उल्काश्म कहते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के समान है। तारामंडल का वर्णन कीजिए। तारामंडल, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम वृश्चिक, ओरियन, सप्तर्षि, कृत्तिका ये हो जाते हैं। उसके बाद हो जाता है वृश्चिक। आकाश की दक्षिण पश्चिम दिशा में यह ग्रीष्मकाल में दिखाई देता है। व्याघ्र आकाश के उत्तरी भाग में शीतकाल में दिखाई देता है। सप्तर्षि यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है। ध्रुव तारा यह आकाश में तारों के स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। शेष सभी तारे पृथ्वी की दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। चंद्र ग्रहण का वर्णन करें। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जैसे आपका ये सूर्य हो जाता है और आपका यहाँ पे क्या दिखाना है, तो आपका हो जाता है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य अपनी जगह पर ही रहता है ना, सूर्य अपनी जगह पर रहता है। अब क्या कह रहे हैं, पूर्णमासी
के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, कहां पे, तो चंद्रमा, देखिए चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, यहां पे चंद्रमा लिख लें, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण, यहां पे चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। यदि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में हो तो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण का वर्णन करें। देखिए यहां पे भी वही प्रक्रिया है, सूर्य अपनी ही जगह पे रहेगा, ये कहीं पे नहीं जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है एक ये, और आपका यहां पे देखिए, समझिए क्या है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब यहां पे पृथ्वी है और क्या हुआ कि चंद्रमा बीच में आ गया। अब जब चंद्रमा बीच में आ गया और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, अब इसकी छाया क्या है, पृथ्वी पर पड़ने लगी। इस स्थिति में हमें सूर्य का वो भाग दिखाई नहीं पड़ता जो चंद्रमा से ढक जाता है। अब इसका भाग इसको पृथ्वी पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा की उपछाया में है, वह जहां सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है, तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की छाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसरो के विषय में बताइए। इसरो, आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV एवं GSLV की सहायता से क्रमशः कृत्रिम एवं भूस्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं, जिसमें अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काईलेब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है। वर्तमान में नासा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है और ओरायन बहुउपयोगी कर्मी दल वाहन व व्यापारिक कर्मी दल वाहन के निर्माण व विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम LSP के लिए भी जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों व नासा के मानव रहित लॉन्चों की उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान क्या है। भारत में मंगलयान का मंगल की अपेक्षा में प्रवेश। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय हासिल की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका व रूस के पश्चात भारत विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में या फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की। इसमें से केवल भारत ने ही अपने पहले प्रयास से यह सफलता प्राप्त की है। मृदा मिट्टी का आशय स्पष्ट कीजिए। मृदा मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव चट्टान पर डालकर उन्हें कमजोर कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण अलग हो जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता रहता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियां बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। रासायनिक शक्तियां चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिकों, जलवायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियां भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करती हैं। मृदा मिट्टी का उपयोग क्या है। मृदा यानी मिट्टी जीवों के लिए वास स्थान का कार्य करती है। इसमें केचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा तथा लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, पादप के रूप में निवास करते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। मृदा का उपयोग भवन निर्माण एवं बर्तन निर्माण में भी किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। मृदा मिट्टी के प्रकार बताएं। अब इसके प्रकारों को देख लेते हैं। बालुई मिट्टी, इन मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इसमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक परंतु धीरे धीरे होता है, अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होती है। दोमट मिट्टी,
बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी यह मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। काली मिट्टी या ज्वालामुखी शिलों से बनी मिट्टी होती है, नमी को लंबे समय तक संजोए रखी है भारत में यानी रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है यानी लाल मिट्टी अग्नेय शिलों से बनी है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ है परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी को ऊपरी सतह के पोषक तत्व धुलकर बह जाते हैं अतः यह कम उपजाऊ होती है। पर्वतीय मिट्टी, हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है जबकि घाटियों में यह अधिक गहरा है। बलुई दोमट मिट्टी, यह बलुई तथा दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। इसमें रेत की मात्रा 60% से 80% तक होती है तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की उपज के लिए मिट्टी उपयुक्त है। पथरीली मिट्टी, ये मिट्टी प्राय पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी मिलते रहते हैं। फसलों के प्रकार बताएं तो फसलों के प्रकार हैं, ऋतुओं के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं यथा रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, मेथी और आलू। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? रबी, चना, मसाला, जोर, गरम। तो रबी का मतलब हो जाता है रबी की फसल, चना यानी चना, और मसाला यानी मटर हो जाता है, सरसों हो जाती है मसाला, है ना। तो मसाला हो जाता है और रबी, चना, मसाला, जोर, गरम। जोर यानी जो हो जाता है और क्या हो जाता है? राई हो जाती है, जोर, गरम। तो इस तरह से आप चीजों को याद रख सकते हैं। खरीफ है, खरीफ की फसलें मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, ग्वार, अरहर, लोबिया, डाचा, सोयाबीन और धान, मूंगफली, कपास तथा जूट है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। जायद, गर्मी के दिनों में जून तथा खरबूज, तरबूज यानी जो गर्मी के दिनों में जून तक, यहां पे तक की बात है, तक खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद की फसल कहते हैं। फसल चक्रण क्या होता है? फसल चक्रण के सिद्धांत समझाएं। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। यानी कि एक खेत में आप बार बार वही फसल उगाएंगे, बार बार वही फसल उगाएंगे तो उसकी क्या होती है? उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगती है। फिर उस तरह से आप अच्छी फसल नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आप अदला बदली करते हैं, जब एक फसल के बाद दूसरी फसल कोई और दूसरी फसल उगाते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। यह चीज होती है। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाती है। फसल चक्रण के सिद्धांत फसलों से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित बनाए रखने के लिए और अधिकतम आर्थिक लाभ कमाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाना चाहिए। गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों वाली फसल, क्योंकि कैसी फसल की, अगर पहले गहरी जड़ वाली फसल है तो अब उथली जड़ वाली, है ना। तो गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसल बोनी चाहिए। इसमें दोनों फसलों की पैदावार अच्छी होती है। इसमें दोनों फसलें एक ही सतह से भोजन ना लेकर विभिन्न सतहों से अपना भोजन प्राप्ति करती है। इसमें दोनों फसलों को उचित मात्रा में भोज्य पदार्थ मिल जाता है तथा भूमि की सतह जिसकी उर्वरा शक्ति भी अधिक कम नहीं हो पाती, जैसे मेथी, अरहर के बाद गन्ना, कपास के बाद मटर बोना चाहिए। फलीदार फसल के बाद फलीहीन फसल, जैसे फलीदार फसलें भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं जबकि फलीहीन फसलें उर्वरा शक्ति को कमजोर करती हैं, अतः भूमि को उपजाऊ बनाने वाली फसलें उगाना चाहिए। फलीदार फसलों जैसे मटर आदि की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं जैसे नोड्यूल कहते हैं। इन गांठों में नाइट्रोजन संग्रहित करने वाला बेसिलस रेडिसिकोला नामक बैक्टीरिया होते हैं। फसल काटने के बाद ये खेत में रह जाते हैं और खेत को काफी उपजाऊ बना देते हैं। अतः मूंग, गंवार, लोबिया, सनई आदि के बाद गेहूं, ज्वार के बाद बरसीम तथा मटर, कपास के बाद मेथी आदि बोना चाहिए। अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल, अधिक खाद चाहने वाली फसल जैसे आलू, तंबाकू, गन्ना और मक्का आदि को काटने के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें बोनी चाहिए, क्योंकि फसलों के कटने के बाद भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद शेष रह जाती है जो कम खाद चाहने वाली फसलों को अधिक उपयुक्त पोषण प्रदान करता है यानी करती है। अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल, तो इसमें यहां पे हो जाता है। फिर अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल, भूमि को कम जीवाश्म प्रदान करने वाली फसल के बाद अधिक जीवाश्म वाली फसल, इस तरह से हो जाती है। भूमि में विषैले पदार्थों को बढ़ने से रोकना, कीट पतंगों को प्रकोप यानी कीट पतंगों का प्रकोप रोकना, कृषि साधनों का पूर्ण रूप उपयोग, भूमि को खाली छोड़ना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए भूमि को खाली भी छोड़ना रहता है, और कृषक की योग्यता, इस तरह से आपका हो जाता है। अब यहाँ पे
में देख लेते हैं उत्तम भंडारण की विशेषता बताएं। उत्तम भंडारण की विशेषता इसमें समझ लेते हैं। एक अच्छे भंडारण की विशेषता निम्नलिखित है। भंडार गृह पक्के होने चाहिए तथा इस प्रकार के बने हों कि इनकी सफाई आसानी से हो सके। भंडार गृह हवा पानी से सुरक्षित होने चाहिए। भंडार गृह में चूहों का प्रवेश रोकने के लिए उनके चारों ओर एक चिकनी एवं चपटी कॉलर बना देनी चाहिए। भंडार गृह को कीट विरोधी दवाओं से साफ कर देना चाहिए। भंडार गृह में गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था वेंटिलेटर होने चाहिए। उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तथ्य बताएं। फसलों का सफल उत्पादन। फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी का पलटना एवं शिथिल करना जिससे कि मिट्टी कृषि योग्य हो सके। बीज बोने से पूर्व खेत में खाद एवं पोषक तत्वों को मिलाना, समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना, फसल की सूक्ष्म जीवों, कीटों, पशु पक्षियों तथा रोगों से सुरक्षा करना, फसल को काटने के बाद उचित तरीके से उनका भंडारण करना, कृषि के उचित वैज्ञानिक तरीके अपनाकर प्रबंधन करना। कृषि कार्य में जुताई का क्या महत्व है? जुताई भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। बीज पड़े फल अच्छा दे, जितना गहरा जोते खेत। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व है। खेती की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल होगी। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है तथा गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य भूमि को मुलायम करना ताकि उसमें वायु, गर्मी और सर्दी का भलीभांति आवागमन हो सके और वह पानी सोखकर उसे संचित कर सके। हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जोत के अन्य यंत्रों में भूमि को उपजाऊ बनाना सभी जुताई के अंतर्गत आते हैं। खेतों की बुआई में बीजों का चुनाव कैसे करेंगे? बीजों का चुनाव। बीज नए पौधे को जन्म देते हैं, अतः इनका चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वस्थ एवं मिलावट रहित तथा उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र एवं समय के लिए बीजों को अगेती, मध्या अथवा पिछेती प्रजातियां कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई हों उन्हें ही बोना चाहिए। खेतों में बीज बोने की विधियों का वर्णन करें। तो यहां पे समझ लेते हैं बीज बोने की विधियां। बीज बोने की निम्नलिखित विधियां हैं। छिटकवा विधि। यह विधि उन स्थानों पर काम में लाई जाती है जहां खेतों में फसलों हेतु अच्छी नमी होती है। इस विधि में बीजों को खेत में छिटका कर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं। हाथ से बुआई। हाथ से बुआई में देख लेते हैं। इस विधि में एक व्यक्ति हाथ के कून के पीछे से थोड़े थोड़े बीज हाथ से डालता रहता है। इस तरह सारे खेत में बीज कुंडों में बो दिया जाता है। इसके बाद पाटा फेर दिया जाता है। नरई द्वारा बुआई। यह एक प्रकार की देशी सीड ड्रिल होती है। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि में 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता है और साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। सीड ड्रिल यह 2 प्रकार की होती है। प्रथम बैलों में चलाई जाती है और दूसरी ट्रैक्टर आदि की सहायता से प्रयोग की जाती है। इसमें बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें छोटे छोटे ट्यूब लगे होते हैं। ये ट्यूब नीचे की तरफ सीड ड्रिल की कोड़ बनाने वाली फाली के पास बीज को गिराते हैं जो सीड ड्रिल मशीन से चलती हैं। उसमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनी हुई प्याली होती है। सिंचाई से आपका क्या अभिप्राय है? सिंचाई कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि और उपज बढ़ाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो मानसूनी वर्षा, क्योंकि कभी आप जरूरी नहीं कि आप फसल उगाओ और आपको पानी की नीड है तो आप बारिश हो जाए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कृषि तो जुआ है ना। इधर तो यही माना गया है कि कृषि क्या है, एक जुआ है, और जब हमें पानी की जरूरत होती है तो बारिश नहीं होती है, और जब पानी की जरूरत नहीं होती है तब बारिश हो जाती है ना। तो जो जब सूखा पड़ता है और खेतों में पानी की जरूरत होती है तो क्या करते हैं, तो कृत्रिम विधि द्वारा यानी सिंचाई की जाती है। जैसे कि हो जाता है, जैसे आपका ट्यूबवेल हो जाता है और भी कई चीजों से सिंचाई की जाती है, नहरों से, कुओं से, इस तरह से हो जाती है। तो उसी के बारे में आप लोगों को लिखना रहेगा। सिंचाई भूमि को जल देने की एक प्रक्रिया जिसमें फसल को उचित पानी दिया जाता है, जिसमें फसल एक पौधे की भरपूर पैदावार हो सके। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, तो प्रवाह विधि हो जाती है, क्यारी विधि हो जाती है, कूंड विधि हो जाती है, द्रोणियम वलय विधि हो जाती है, छिड़काव विधि हो जाती है, बॉर्डर विधि और ड्रिप विधि। ये सारी विधियां हो जाती है किसकी, तो सिंचाई की विधि हो जाती है। देशी हल का वर्णन कीजिए। देशी हल ये साधारण किस्म का हल होता है। ये भूमि में 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी कुरेदता है तथा 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर का चौड़ा मुंह बनाता है। इसके निम्न भाग होते हैं: हरिस, परोधा या पाथा, फाल, ब्रज, फरीफल, हत्थी या मुठिया, पचारस या पफाना या हरित गोखल, नेतक, छड़। कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज गंभीर समस्या कीटनाशकों के जनजीवन पर पड़ने वाले घातक प्रभाव की है। कीटनाशकों के प्रभाव से हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव तथा कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर
अंधेपन, अर्थराइट्स, उल्टी, दमा, श्वास, ट्यूमर आदि बीमारियों से ग्रस्त होते पाए गए हैं। इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल के प्रदूषित होने, भूमि में नाइट्रो यानी नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से उपजाऊ मिट्टी के रहीले या अम्लीय में बदल जाने, प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया के नष्ट होने आदि के संकट तो उपस्थित हैं ही। उपचारित बीजों को खाने से तमाम दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी समाप्त हुए हैं। अलक्ष्य कीटों जैसे मधुमक्खियों आदि के लिए भी इनसे खतरा उत्पन्न हुआ है। यानी कीटनाशक दवाएं तो छिड़काव होता है, लेकिन जब उसे खाया जाता है, भाई खाएंगे तो ही ना, क्योंकि भोजन के रूप में साग सब्जी का यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में पहुंच जाता है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और किसान क्या करते हैं, वो खेतों में जब कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो उन्हें भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए फायदेमंद कम और नुकसानदायक ज्यादा है, क्योंकि फायदेमंद ये है कि हम जो खेतों में फसल उगाई गई तो उससे ये होता है कि फसलों की सुरक्षा हो जाती है ना। लेकिन मनुष्य को उससे नुकसान भी बहुत ज्यादा है। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन मतलब क्या होता है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के द्वारा होता है। जब क्या होता है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो जो भूमि का कटाव होता है उसी को तो मृदा अपरदन कहते हैं। और इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं जिससे मृदा अपरदन कम से कम हो। मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ पे देख लेते हैं। मिट्टी के कटाव के कारण, मिट्टी के कटाव के निम्नलिखित कारण है: भूमि का ढाल, वर्षा की अधिकता, तीव्र हवाएं, वनों की कमी, क्योंकि अगर इन सबको रोकना है तो वन भी बहुत ज्यादा लगाने की आवश्यकता है। फिर है मिट्टी का प्रकार, तापमान में परिवर्तन, पशुओं के चरने से, हवा के कटाव, नदियों की बाढ़ से कटाव, ये सब हो जाते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, मृदा अपरदन के रोकने के उपाय निम्न हो जाते हैं। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भूमि के कटाव को निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है: अधिक वन लगाए जाने चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। बांध एवं जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए। कृषि के तरीकों में भी सुधार करना चाहिए। मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास के लिए नालियां बना देनी चाहिए। ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए। अदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए। हवा से भूमि कटाव को रोकने के लिए हरी खाद या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पट्टियां लगाकर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह से आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर